नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पहली इकाई का पहला पाठ, चांदनी रात। लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की है, शॉर्ट में देखेंगे। इसके बाद पूरे पाठ का कविता का सरल अर्थ देखेंगे, सरल शब्दों में। स्टार्ट करते हैं विषय प्रवेश में। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों के संदर्भ में अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी हैं। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है। किसका? पंचवटी काव्य का। इसमें उन्होंने प्रकृति की शोभा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन किया है। मनोहारी वर्णन किया है मतलब सुंदर वर्णन किया है, मन को मोहने वाला, मनोहारी, मन को हराने वाला वर्णन किया है। अब सरल अर्थ देखेंगे कविता का। चारु चंद की चंचल किरणें से लेकर के डैश डैश तल में। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, वहाँ से आप पोयम देख सकते हैं। यहाँ मैं अर्थ बता रही हूँ। अगर आप एक बार पोयम पढ़ेंगे फिर अर्थ पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे जल और ज़मीन के साथ खेल रही हों। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभ मंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। दूसरा, पुलक प्रगट झोंकों से। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी भरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ, क्या ही स्वच्छ डैश डैश कौन दिशा। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी अजब सी निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। स्वतंत्र मुक्त रूप से मंद मंद मुग्ध सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसा नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात स्वतंत्र आनंद ही आनंद है। चौथा, बंद नहीं डैश डैश और चुपचाप। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। नियति रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल नहीं है। पांचवा है, बिखेर देती डैश डैश होने पर। कभी चांद तारों की तुलना मोती से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता हो, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। छठवां, और विरामदायिनी डैश डैश छलकाता है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य
उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चाँद तारे प्रकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में झलकने लगती है। 7वां पंचवटी की डैश डैश निर्भीक मना। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी वट के 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। 8वां है जाग रहा यह डैश डैश दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। गद्यांश पर चलेंगे। अब हम इस पाठ में अभी तक हमने सरल अर्थ देखा, पाठ के लेखक को देखा, पाठ परिचय देखा। अब हम इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और हमारे क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, 14 मार्क्स के लिए 11 क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, बाकी सब 1-1 मार्क्स के होते हैं। उसी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वर्गों के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, बाद में ग्रामर के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहले पद्यांश देख रहे हैं। पद्यांश क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक क्रमांक 1 मतलब पेज नंबर 1 है। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारों मतलब सुंदर, मनोहर मतलब सुंदर मनोहर, थल मतलब भूमि, अवनी मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश, पुलक मतलब रोमांच खुशी, हरित मतलब हरी, तृण मतलब घास, मंद मतलब धीमा। क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। कृति नंबर 1 आकलन। चांदनी रात की विशेषताएं 4 बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 किरणों के खेलने का स्थान 2 बताना है। यहाँ फैली हुई है चांदनी, वो दोनों जगह बतानी है कहाँ कहाँ फैली हुई है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर लिखिए। धरती खुशी व्यक्त करती है, कैसे वो बताना है। जिससे पेड़ झूमते हैं वो बताना है। पद्यांश में आया सौर मंडल का प्रसिद्ध ग्रह बताना है। चौथा है सुंदर कहाँ गया है, जिसे वह डैश। उत्तर देखेंगे। उत्तर है पहले क्वेश्चन का, चांदनी रात में विशेषताएं हैं स्वच्छ चांदनी, मंद पवन चलना, हरी घास का लहराना, किरणों का खेलना। यह है चांदनी रात की विशेषताएं। अगला किरणों के खेलने का स्थान जल और थल। यहाँ फैली हुई है चांदनी पृथ्वी पर आकाश में। तीसरा क्वेश्चन धरती खुशी व्यक्त करती है हरी घास की नोकों से। दूसरा जिससे पेड़ झूमते हैं पवन के झोंकों से। पद्यांश में आया है सौर मंडल का प्रसिद्ध ग्रह पृथ्वी। सुंदर कहाँ गया है, जिसे वह चंद्र। सुंदर कहा गया है, जिसे वह चंद्र को मतलब चंद्रमा को सुंदर कहा गया है।
कृति नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। चंद्र का, पवन का, तो चंद्र का चंद्रमा, पवन का हवा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तृणों, नोकों। तृण मतलब तृण हो जाएगा, नोको नोक हो जाएगा। कृति नंबर 3, सरल अर्थ लिखिए। पद्यांश की प्रारंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ कर रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हों। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पद्यांश क्रमांक 2 देखेंगे, ये भी पेज नंबर 1 का ही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद समुद्र गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। शब्दार्थ है स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार, सब काम करने वाला। निस्तब्ध मतलब जो हिलता डुलता न हो, निश्चेत। सुमंद बहुत धीमी, निरांद आनंददायिनी, आनंद रहित। नियति होनी भाग्य, नटी अभिनेत्री, कार्यकलाप गतिविधि। कृति नंबर 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की कल्पना में है चांदनी की, रात्रि की, वो दोनों बताना है। चांदनी रात की विशेषता बतानी है। नियति नटी के कार्य का ढंग बताना है। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे 2 प्रश्न बनाइए बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। गंध और कार्यकलाप। आंसर पे चलते हैं। कवि की कल्पना में है चांदनी स्वच्छ है, रात्रि निस्तब्ध है। चांदनी रात की विशेषताएं स्वच्छंद, सुमंद गंध, हर्षित दिशाएं। नियति के कार्य ढंग कैसे हैं, एकांत भाव और शांत भाव, शांत और चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छंद सुमंद क्या है, नियति नटी के अब भी क्या कर चलते हैं। दूसरा हो गया जो शब्द दिए गए हैं। गंध और कार्यक्रम का, अभी भी चलते हैं कार्यकलाप। कृति नंबर 2, निम्नलिखित समूहों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोजकर लिखिए जिसमें आनंद न हो, जो अपनी इच्छा के अनुसार सब काम कर रहे हों। दूसरा क्वेश्चन है पद्यांश में से उपसर्ग जुड़े 2 शब्द ढूंढकर उपसर्ग एवं शब्द अलग अलग लिखकर लिखिए। उत्तर निरानंद स्वच्छंद, पहले का आंसर हो गया। और दूसरा है सुमंद सुधन मंद, दूसरा है निरानंद निधन आनंद। कृति नंबर 3, पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों के सरल अर्थ लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। कवि चंद्रमा के स्वच्छंद प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी गजब की निर्मल है और वह रात कितनी शांत है, कहीं किसी को कोई स्वर नहीं है, सर्वत्र युक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है।
कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। पद्यांश क्रमांक 3। है बिखेर देती वसुंधरा, राम मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सवेरा होने पर, और किनारा दिन अपनी संध्या को दे देता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। व्यंग वसुंधरा मतलब पृथ्वी, विराम दायिनी मतलब विश्राम देने वाली, श्याम मतलब काला, तनु मतलब शरीर। कृति नंबर 1 आकलन संजाल पूर्ण कीजिए। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, क्या कल्पना की गई वो 4 बतानी है। दूसरा कृति नंबर 2 पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न उसका नाम बताना है। कवि की कथा अनुसार सवेरा होने पर सूर्य का नियमित काम क्या है? मोती को बटोर लेना। रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य क्या हो बताना है। चांदनी रात की विशेषताएं बतानी है। रवि को विश्राम देने वाली कौन है वो बताना है। चांद तारों से स्वच्छंद क्या है वो बताना है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम आंसर। पहला क्वेश्चन है तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना है। पृथ्वी द्वारा मोती बिखेरना, मोतियों से संध्या का रूप छलकना, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना, सूर्य का संध्या को मोतियां देना। दूसरा क्वेश्चन पद्यांश में आए एक बहुमूल्य रत्न है मोती। दूसरा कवि के अनुसार सवेरा होने पर सूर्य का नियमित कार्य मोतियों तारों को बटोरना। रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य सबके सोने पर मोती बिखेर देना। चांदनी रात की विशेषता स्वच्छ चांदनी, मोती तारे बिखेरना। तीसरा रवि को विश्राम देने वाली संध्या, चांद तारों से छलकता है संध्या का नया रूप। कृति नंबर 2 निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। वसुंधरा, रवि, संध्या, मोती। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। बिखेरना, सोना, संध्या, न्याय, जन्म क्या है? वसुंधरा स्त्रीलिंग, रवि पुल्लिंग, संध्या स्त्रीलिंग, मोती पुल्लिंग। बिखेरना, बटोरना, सोना, जागना, संध्या प्रातः, नया पुराना। कृति नंबर 3 सरल अर्थ 4 पंक्तियों का। स्टार्टिंग मैंने बताया भी है, यहाँ भी बता देती हूँ। कभी चांद तारों की तुलना करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश चंद्रमा तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा हो जाता है तो उन्हें बटोर लेती है। जैसे सूर्य इन मोतियों को बटोर लेता है। अर्धरात्रि सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चंद्र तारे लुप्त हो जाते हैं। पद्यांश क्रमांक 4 पंचवटी की छाया में है सुंदर वड़ कुटुंब सबके सन्मुख स्वच्छ शिला पर घोर धीर वर निर्भर बना जन रहा है।
है कौन घनघोर, सबके के भुवन पर होता है भानो, कुलम संयाक बना दृष्टिता होता है। धीर वीर दृढ़ मन वाला, युद्ध योद्धा, धनु धन धनुष धारण, धनुर्धन धर धनुष धारण करने वाला। पुरुष तीरंदाज भुवन तीरंदाज करने वाला। संतान कुसुम्भुक कंदेश दृष्टिमत गद जो दिखाई देता है। कृति नंबर 1 आकृति पूर्ण कीजिए। पंचवटी की 2 चीज़ें क्या हैं वो बतानी है। दूसरा है धनुर्धर का रूप, धनुर्धर का रूप कैसा है वो बताना है। धनुर्धर की विशेषताएं बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर लिखिए। ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों, पर्ण और धनुर्धर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश से खोज कर लिखिए। काला झोपड़ी। आंसर पे चलते हैं। पंचवटी की 2 चीज़ें, पर्ण कुटीर स्वच्छ शिला। दूसरा है धनुर्धर का रूप योगी जैसा। अगला कृति नंबर 1 सूचना के अंत नहीं ये है। अगला उत्तर धनुर्धर की विशेषताएं धीर वीर निर्भीक और पंचवटी की छाया में बनी है। कौन जाग रहा है, काला श्याम झोपड़ी वर्ण। पर्ण कुटीर। अगला क्वेश्चन है कृति नंबर 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। स्वच्छ कुटीर निर्भीक भुवन। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए पद्यांश से चुनकर एक शब्द लिखिए। धनुष चलाने में निपुण व्यक्ति, पत्थर की पटरियाँ का बड़ा टुकड़ा। आंसर देखेंगे। स्वच्छ साफ, कुटी झोपड़ी, निर्भीक निडर, भुवन संसार। धनुष चलाने में निपुण व्यक्ति धनुर्धर कहलाता है। पृथ्वी की पटरियाँ का बड़ा टुकड़ा शिला है। कृति नंबर 3 सरल अर्थ। उपर्युक्त पद्यांश में की अंतिम 4 पंक्तियों के सरल अर्थ। कवि कहते हैं कि इस समय संसार में के सारे लोग सो रहे हैं, पर धनुर्धारी कौन है रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। ये हो गया। अब हम देखेंगे भाषा अध्ययन व्याकरण। प्रश्न नंबर 1 है सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्द भेद व्याकरण हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शब्द भेद। अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। चारुचंद की चंचल किरणें। तो चारु क्या है, विशेषण है। दूसरा क्वेश्चन अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। की के साथ की का हो जाएगा अनुकूल घर से निकला ही था कि आंधी आने लगी। दूसरा नमित आर्यन के साथ विद्यालय गया।
संधि के क्वेश्चन नंबर 3 संधि देखेंगे। संधि निरोग, निरोग का संधि विच्छेद करना है और भेद बताना है। दूसरा है निधन भीख का शब्द बनाना है और भेद बताना है। तो निरोग का निधन रोग हो जाएगा विसर्ग संधि, और निधन भीख का हो जाएगा निर्भीक विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 4 सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया को पहचान कर उनका मूल रूप लिखो। पहला क्वेश्चन वाक्य है जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। पहले में है आ जाएगा, दूसरे में लड़के ने अपना काम पूरा कर दिया आ जाएगा। दिया मतलब देना, है मतलब होना। क्वेश्चन नंबर 5 प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखिए। चलना और देना। तो चलना का हो जाएगा चलाना, चलवाना। देना का हो जाएगा दिलाना, दिलवाना। क्वेश्चन नंबर 6 मुहावरे। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक कान देना, मन न लगना। कान देना मतलब सुनकर भी अनसुना करना। वाक्य में प्रयोग अध्यापक ने कई बार उस विद्यार्थी को समझाया पर उसने कान न दिया। और दूसरा है मन न लगना, इच्छा न होना ना सोहम का किसी काम में मन नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन है अधोरेखांकित वाक्यों के लिए कोष्ठक में दिए गए उचित मुहावरों का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। पैरों में पर लगना, फूले न समाना। परीक्षा में अच्छे अंक पाकर पुनीत को बहुत प्रसन्नता हुई, फूले न समाना। कारक क्वेश्चन नंबर 7 कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनके भेद लिखिए। ये चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। और दूसरा है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। तो पहला उत्तर है चंद्र की संबंध कारक, संध्या को संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 8 विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। शाम होने के बाद चाँद तारे आकाश में चमकने लगते हैं। दूसरा यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि में जाग रहा है। दोनों में पूर्ण विराम नहीं है, पहले पूर्ण विराम आएगा और चाँद तारे के बीच में डैश आएगी और यहाँ धनुर्धारी कौन है के बाद कॉमा आएगा, अल्प विराम आएगा, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्न चिन्ह आएगा। ये देखो यहाँ पर किया हुआ है, देख लीजिए। और 9वां क्वेश्चन है काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। रमेश बाजार गया, सामान्य वर्तमान काल में करना है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, भविष्य काल में करना है, सामान्य भविष्य काल में। तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा रमेश बाजार जाता है, सामान्य वर्तमान काल हो गया, जाता है। और स्वच्छ चांदनी बिछी होगी, भविष्य काल हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी हुई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो उत्तर है क्या आकाश में चंद्रमा शोभायमान है। दूसरा वाह इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। अगला वाक्य शुद्धि। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसने तुमको आके कहा। दूसरा है गाय को 2 सींगें होती हैं। तो पहला हो जाएगा उसने तुमसे आकर कहा और दूसरा हो जाएगा गाय के 2 सींग होते हैं। गाय के 2 सींग होते हैं, सींगे नहीं सींग। अगला है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तरु का, वसुंधरा का, चंद्र का, कृषक का, उद्यान का और अरण्य का। स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, तरु मतलब पेड़, दरख्त, वृक्ष। वसुंधरा का पृथ्वी, धरती, मही। चंद्र का राशि, शशि, सोम, इंदु। कृषक का किसान, खेतिहर, अन्नदाता। उद्यान का बगीचा, वाटिका, चमन।
अरण्यका, वन, जंगल, विपिन, ये हो गए पर्यायवाची। आगे ये टेक्स्ट बुक के आपके सारे क्वेश्चन हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यह पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, जो ज़रूरत हो वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्पना पल्लव से। यहाँ पर दिया 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है पुलक प्रकट करती हैं धरती हरी तृणों की नोकों से। इन पंक्तियों का सरल कल्पना की विस्तार लिखना है, तो हो जाएगा प्रत्येक प्राणी के जीवन में खुशी के क्षण आते हैं। हर व्यक्ति अपनी खुशी का अपने ढंग से प्रदर्शन करता है। मनुष्य की भांति ही प्रकृति की अपनी खुशी का इजहार करती है। यह खुशी हमें पेड़ पौधों के फूलों, फलों और वन पल्लों के रूप में देखने को मिलती है। धरती अपनी खुशी धरातल पर दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदानों और उनमें उगी हुई घास की हरी भरी पत्तियों की नोकों से प्रदर्शित करती है, जिन पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती जैसी दिखाई देती हैं। अगला लेखनी पाठ्य क्रमांक पर 3-2 पर है। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर ही आधारित है। मनुष्य को जीवनावश्यक सारी वस्तुएं प्रकृति से ही मिलती हैं। मनुष्य के लिए वर्षा का बहुत महत्व, वर्षा से ही खेती होती है और अन्न का उत्पादन होता है। वर्षा से ही पेयजल उपलब्ध होता है। वर्षा का होना या न होना पेड़ पौधों व वनस्पतियों पर आधारित होता है। पेड़ पौधे मनुष्य को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। इस तरह प्रकृति मनुष्य की सदा मित्र रही है। मनुष्य भी प्रकृति को अपना मित्र मानकर पेड़ पौधों, पर्वतों, नदियों तथा सागर की सदा से पूजा करता आया है। नमस्कार दोस्तों, ये पाठ अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पाठ 1 हमारा